So in our last lecture we were discussing about speed, average velocity. हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस किए थे रिगार्डिंग टू स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई थी कि कैसे हम किसी भी एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट एक्सेलरेशन. क्या होता है, ग्राफ्स, और ट्राई टू डू, अगर हमें मौका मिला, इक्वेशन ऑफ मोशन. आज हम ये टॉपिक्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. और मैं आपको ग्राफ्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी सिखाऊंगा. तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ कि किस तरीके से काम कर रहा है. ओके. पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन. देखते हैं कि आपको पुराना लेक्चर याद है कि नहीं है, या कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए थे वो आपकी अच्छे से तैयार है कि नहीं है. तो लेट मी गिव ए न्यूमेरिकल, एक सिंपल न्यूमेरिकल फॉर यू. इफ, तो ट्राई कीजिए. हुआ? चलिए मैं बताता हूँ. लेट नॉट वेस्ट द मोर टाइम, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं. क्या तरीका बताया था मैंने? सबसे पहले यहाँ लिखो 1/5 विद वेलोसिटी v1, तो यहाँ लिख दो वेलोसिटी v1, और बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, 4/5 विद वेलोसिटी v2, तो यहाँ लिख दो v2. क्वेश्चन सिंपली क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट ने अपना 1/5 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया और 4/5 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करा. अरे बाप रे, लिखना भूल गया, सॉरी. देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. तो फिर एवरेज वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी. तो क्या तरीका बताया था हमने? सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ऊपर v1 v2 अपॉन, अब जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और v2 की मल्टीप्लाई 1 से और v1 की मल्टीप्लाई 4 से. तो क्या बन जाएगा ये, 4v1 प्लस v2, एंड दैट्स द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. आई थिंक आपको याद आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों ने पहले से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लिया होगा. तो लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉपिक एक्सेलरेशन. इसे रब कर देते हैं, इसे नोट कर लीजिए. तो बात करते हैं एक्सेलरेशन की. बेसिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. और मैं पहले भी बता चुका हूं, कहीं पर भी रेट आ जाए तो इसका मतलब क्या है, टाइम से डिवाइड. सिंपल लाइन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. लेकिन है क्या एक्चुअली? अब इस बात को ऐसे समझो कि जब कोई वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है वेलोसिटी, तब हम उसको कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम घर से बाइक निकालते हैं, बाइक की स्पीड 0 है, कोई स्पीड नहीं है, हमने स्टार्ट की, वेलोसिटी हुई 2 4 5 6 7 8 9 10, लगातार बढ़ रही है वेलोसिटी, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारी जो बाइक है वो एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है. ठीक है. अब हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर पहुंच गए हाईवे पे, अब हमने 50 की स्पीड पकड़ ली ऑन एन एवरेज, और उसी वेलोसिटी से लगातार चलते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब हम ये बोलेंगे कि वो जो हमारी बाइक है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, क्योंकि एक्सेलरेट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी. और बेसिकली अगर एक सिंपल लाइन में बोला जाए तो बढ़ती हुई वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं. बढ़ती हुई, जब हम 50 की स्पीड पे लगातार चल रहे हैं तो वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एक्सेलरेशन 0 है उस टाइम पे. समझ में आ रही है? इसके बारे में बात भी करेंगे. अब जब हम जहां हमें पहुंचना है अपने गंतव्य स्थान तक, वहां पहुंचने जा रहे हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए, तो हम क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी को लगातार डिक्रीज करते चले जाएंगे. उस पॉइंट पे जब हम वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको नाम दिया गया है रिटार्डेशन. समझ में आ रही है बात? बढ़ती हुई वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, और घटती हुई वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन. है क्या एक्सेलरेशन? अगर बेसिक डेफिनेशन कोई पूछे तो सीधी सी जवाब है इसका कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. वेलोसिटी दो हिस्सों में डिवाइडेड है सिंपली. कौन कौन सी? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब हम इनिशियल पोजीशन पे थे उस टाइम पे क्या वेलोसिटी थी, और जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं फाइनल पोजीशन पे उस टाइम पे क्या वेलोसिटी है, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी. बेसिक फंडामेंटल है, कुछ भी अलग नहीं है. फिर से बात करते हैं एक बार, क्या है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. बढ़ती हुई वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलेंगे, घटती हुई वेलोसिटी को रिटार्डेशन बोलेंगे. ओके, लेट्स राइट इट डाउन. रेट ऑफ मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, ये ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उस वेलोसिटी को चेंज होने के लिए। इज दैट क्लियर? इसके बारे में बात करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि और क्या क्या चीज हम इसके बारे में जानते हैं। एक्सेलरेशन की बात करूं तो बेटे इसका सिंपल सा फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, v माइनस यू अपॉन टी। दूसरा, अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो बेटे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। ठीक, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। एक्सेलरेशन फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, वेयर अगर मैं सिंपली बताऊं तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम टेकन, और a है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, और एक्सेलरेशन की अभी हमने जिक्र किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, मल्टीपल चॉइस में इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो पहले से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बात करें। अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन दो टाइप की है। एक जिसे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को ही जनरली क्या बुलाया जाता है, एक्सेलरेशन। ओके ओके, अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इंक्रीज इन स्पीड, बढ़ती हुई स्पीड, इंक्रीज इन वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे हमने क्या बताया था, क्या नाम है इसका, रिटार्डेशन। इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी, यहां आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक, फॉर्मूला इसका कितना है, v माइनस यू अपॉन टी, इसका फॉर्मूला भी कितना है, v माइनस यू अपॉन टी। फर्क क्या है, अगर आपने एक्सेलरेशन निकाला है और आंसर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है स्पीड इंक्रीजिंग हो, स्पीड बढ़ रही है आपकी, स्पीड इज इंक्रीज्ड। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आया है तो इसका मतलब है आपकी वेलोसिटी या स्पीड घट रही है, तो लिख दीजिए स्पीड विल डिक्रीज। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें अभी हम स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में, तो नोट कीजिए, ट्राई कीजिए इसे। कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 4 मीटर पर सेकंड टू 16 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 4 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 16 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, इन 2 सेकंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, सिंपल है, v माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल टू v की वैल्यू कितनी दी, 16, माइनस u की वैल्यू कितनी दी, 4, अपॉन t की वैल्यू कितनी है बेटे, 2, तो ये हो गया आपका 12 अपॉन 2, आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले इसको ट्राई कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। हाँ जी, पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूं। किया, कैसे करेंगे, अब जरा ऐसे देख लीजिए क्या बोल रहा है। इफ अ पर्सन स्टार्ट्स हिज बाइक एंड अचीव ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 10 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक पर्सन ने अपनी बाइक स्टार्ट की, उसने अपनी बाइक स्टार्ट करके स्पीड कहां तक पहुंचा दी, 54 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर में, 10 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन पूछा है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं ताकि इस तरह के किसी भी न्यूमेरिकल को आप परफॉर्म कर पाएं। पहला, अगर कहीं पर भी न्यूमेरिकल के अंदर लिखा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, अगर वो स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पहली चीज, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ब्रेक लगा के उसको स्टॉप कर रहे हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। फिर से ध्यान दीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने क्या किया है, स्टार्ट, तो इनिशियल 0, और अगर ब्रेक लगा के हमने स्टॉप किया है तो
फाइनल जीरो, और फिर उस बिहाफ पे हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। अब जरा ध्यान दो क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर, सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा है, ए पर्सन स्टार्ट हिज बाइक, उसने अपनी बाइक को स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, अचीव वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी दे दी उसने 54 किलोमीटर पर आवर। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इससे पहली वीडियोस में मैंने समझा रखा है कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर पर सेकंड में। तो क्या हो जाएगा 18 3 जब एंड 3 5 जब 15, तो वेलोसिटी निकल गई आपके 15 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में, इन जस्ट 10 सेकंड। तो टी की वैल्यू कितनी दे दी बेटे, 10 सेकंड। फिर से एक बार देख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है, पर्सन स्टार्ट कर रहा है अपनी बाइक को, तो स्टार्टिंग के लिए कोई भी चीज जब स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। जिसने वेलोसिटी अचीव की 54 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी हमने लिख दी 54। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो इस किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 15 मीटर पर सेकंड। आगे क्या बोला, इन जस्ट 10 सेकंड, तो टाइम कितना दिया 10 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, सिंपल फॉर्मूला। v की वैल्यू कितनी आई है हमारी 15, तो 15 माइनस u की वैल्यू कितनी है 0, 0 अपॉन टाइम कितना दिया है हमें 10 सेकेंड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 15 अपॉन 10, आंसर आया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, पहले इसे नोट कीजिए, फिर इसके जैसा एक क्वेश्चन और करते हैं। ट्राई किया, चलो पहले करते हैं इसको, एक बार देखते हैं किस तरीके से करेंगे। वैसे मेथड सेम ही है, लेकिन इस बार इसने क्या बोला है, फाइंड द रिटार्डेशन। पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इनिशियली, कितनी स्पीड से चल रहा था वो, इतनी स्पीड से चल रहा था। व्हेन ही रीचेस इट्स डेस्टिनेशन, जहां पे उसे पहुंचना है, जब वहां पहुंच गया, ही फाइनली अप्लाई ब्रेक्स, उसने ब्रेक अप्लाई किए टू स्टॉप, अब उसने गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई किए। उसने कहा फिर उसके बाद फाइंड द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बताइए इफ द टाइम टेकन टू स्टॉप द बाइक इज 2 सेकंड, अगर बाइक को रुकने में 2 सेकंड लगे, ब्रेक लगाने के बाद कितनी देर बाद जाके बाइक रुकी, 2 सेकंड बाद। चलिए मैंने क्या बताया था आपसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक लगा के रोक देता है तो पहले ही पता चल गया कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। और क्या पता कि ब्रेक लगाने के बाद जब गाड़ी रुकी तो कितनी देर बाद जाके रुकी, 2 सेकंड बाद, तो टाइम कितना दे दिया उसने 2 सेकंड। इसके अलावा और क्या पता है हमें पता है कि जिस स्पीड से वो चल रहा था इनिशियली, वो कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर पर सेकंड में, तो 72 इंटू 5/18, ठीक, 18 4 जा एंड 4 5 जा 20, तो u इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन मैंने कई बार बताया है, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेलरेशन निकालनी है तो भी फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होगा, रिटार्डेशन निकालनी है तो भी फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होगा, बशर्ते व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग रिटार्डेशन इट शुड बी कम विद नेगेटिव साइन। मैंने क्या बताया था कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही है तो एक्सेलरेशन बोलेंगे, और अगर आ रही है नेगेटिव तो क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस हर बार एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करनी है, लेकिन जैसे ही आंसर नेगेटिव आ जाएगा वी विल कंफर्म कि जो निकल के आया है दैट इज नॉट एक्सेलरेशन, इट इज रिटार्डेशन। कैसे, अब जरा इसे देखिए, क्या फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी, ए इक्वल टू, बेटे v की वैल्यू कितनी है 0, 0 माइनस u की कितनी आई 20 अपॉन t की वैल्यू कितनी थी 2 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना आ गया, माइनस के 20/2 डिवाइड करो, कितना हो गया 10, तो माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जब उसने ब्रेक लगाए तो कितनी एक्सेलरेशन से या कितनी नेगेटिव एक्सेलरेशन से हमारी जो गाड़ी है वो स्टॉप हो गई, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया था अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो ऑटोमेटिकली वी कैन से कि भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब स्पीड बढ़ नहीं रही है, स्पीड घट रही है। क्लियर है, अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, नोट कीजिए। आई थिंक एक्सेलरेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं रही होगी। अब बात करते हैं ग्राफ्स की। ग्राफ एक ऐसी चीज है, ऐसा टॉपिक है, या फिर हम कहते हैं कि ग्राफ हमारे साइंस का वो हिस्सा है जिसको टीचर्स हमेशा टालते हैं पढ़ाने से, लेकिन देखा जाए तो सबसे कॉम्प्लेक्स और इजी भी, सबसे कॉम्प्लेक्स और इजी न्यूमेरिकल इसी से बनते हैं।
बच्चों को ग्राफ पढ़ना नहीं आता, जिसकी वजह से हम ग्राफ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में असमर्थ रहते हैं जनरली। अदरवाइज अगर हम ग्राफ को अच्छे से पढ़ें तो ग्राफ के क्वेश्चन सबसे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पेपर में सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं, बिकॉज बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है और ये बात टीचर्स को पता है। ठीक है, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा ग्राफ के न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करें, ग्राफ को अच्छे से समझ लें और बिना किसी प्रॉब्लम के हम सारे ग्राफ के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को ड्रॉ कर पाए। ओके, सो लेट्स ट्राई। चलिए पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो अगर मैथमेटिकली ये बात करें तो अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y है तो ग्राफ बनेगा ऐसे x y। और ध्यान दें कोई भी एक्सिस जरूरी नहीं है कि इस वाले को हमेशा x एक्सिस ही बोला जाए, इस वाले को y एक्सिस बोला जाए। अगर मैं इसे x और इसे y बोलता हूं ग्राफ तब भी ऐसे जाएगा। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा होता है बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ग्राफ जाएगा ऐसे। ठीक है, हाँ कोशिश करते हैं जितना हो सके चीजों को कैरी ऑन करने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राफ को हम डील कर सकें। अब ध्यान दो, मान लो सेम क्वेश्चन है, इधर x है इधर y है, लेकिन यहां y की जगह दे दिया 1/y। तो यहां पे फिर कैसे सॉल्व करें? अब ध्यान दो कैसे सॉल्व करना है। जब हमें y की जगह 1/y दे दिया तो 1/y को t मान लो, तो मैं लिख सकता हूं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। 1/y को हमने क्या मान लिया t, तो इस 1/y की जगह मैंने सीधे सीधे यहां t लिख दिया। तो क्या निकल के आ रहा है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। पर मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से सीधे एक स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी। ये है बेसिक मैथमेटिक्स किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का। अगर आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी पड़ेगी। वैसे 9th क्लास में इतना डिटेल में हम ग्राफ को नहीं स्टडी करते हैं, लेकिन हाँ बेसिक फंडामेंटल हर एक का एक ही है। अगर हमें ग्राफ को पढ़ना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किस तरीके से ग्राफ काम करता है। और एक तरीका है, मान लो बना बनाया आपको ग्राफ मिल गया और आपको पता करना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। हाँ जी, तो अब हम ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ग्राफ एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो हम एक्सेलरेशन के 3 अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो कि ग्राफ किन किन 2 वेरिएबल्स के बीच में ड्रॉ किया जा रहा है, ताकि जब आप पेपर में क्वेश्चन अटेंड करो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ग्राफ आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का बना रहे हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बना रहे हो, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बना रहे हो, या रिटार्डेशन का बना रहे हो। फर्क इससे पड़ता है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ग्राफ किन 2 वेरिएबल्स के बीच में आपसे मांगा गया है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैं केवल समझा रहा हूं, पहले अभी ग्राफ बनाने स्टार्ट नहीं किया, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह से ग्राफ के क्वेश्चंस पेपर में बन जाते हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की ही अगर मैं बात करूं तो उसका जो एक्सटी ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाता है। अगर मैं उसके वीटी ग्राफ की बात करूं तो वो ऐसे जाता है, और वहीं अगर मैं एक्सेलरेशन के एटी ग्राफ की बात करूं तो वो ऐसे जाता है। अब तीनों ही ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी और ये भी, तीनों के तीनों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पेपर में कौन सा है आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि ग्राफ के 2 वेरिएबल्स के बीच में पूछा जा रहा है, एक्सटी के बीच में पूछा जा रहा है, एटी के बीच में पूछा जा रहा है, या वीटी के बीच में पूछा जा रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी इसी चीज पे ध्यान डालने की कि हम एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वीटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, या एटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बारे में बता दूं, एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। क्लियर है? तो जरा पहले एक एक करके अब सारे ग्राफ समझने स्टार्ट करते हैं, इसे रब कर देते हैं। हाँ जी, अब जो हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं वो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ, एक्स टी। अब ध्यान दो, अगर हम आगे जा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, पीछे आ रहे हैं तो टाइम घट रहा है। ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू घट रही है। अब क्या हुआ, मैंने एक्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाना है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मतलब ना तो पोजीशन बढ़ रही है ना घट रही है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, टाइम कभी रिवर्स नहीं जाता, मतलब टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रही होगी बात। हम कभी भी रिवर्स में नहीं जा सकते, हम कभी भी टाइम में पीछे की तरफ नहीं जा सकते। टाइम हमेशा बढ़ता ही रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन डिस्टेंस वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। लेकिन हम ग्राफ किसका ड्रॉ कर रहे हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, ध्यान दो, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, ना तो डिस्टेंस बढ़ रहा ना डिस्टेंस घट रहा। और जब डिस्टेंस ना तो बढ़ रहा ना घट रहा और टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है तो ग्राफ ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से। ध्यान दो, अगर ये ग्राफ ऊपर जाता तो डिस्टेंस बढ़ रहा था, ये नीचे आता तो डिस्टेंस घट रहा है, लेकिन ना तो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है।
टाइम के साथ साथ लगातार एक ही पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रही है बात? फिर से एक बार कोशिश करते हैं। अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा होता तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा हूं तो डिस्टेंस घट रहा है। उसने कहा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, मतलब ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ डिस्टेंस बढ़ा रहा है अपना, ना नीचे की तरफ डिस्टेंस घटा रहा है, वो एक ही पोजीशन पे है, एक ही पोजीशन पे, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, लेकिन टाइम तो लगातार बढ़ता जाएगा। और अब जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मैंने क्या बताया था, हम आगे की तरफ चलते चले जाएंगे घटे हुए टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए पीछे की तरफ, और मैंने क्या बताया, टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होता, तो एक्स से इस तरफ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वही ग्राफ, सेम क्वेश्चन, ध्यान दो, यहां पे एक्स आ गया और यहां पे टी आ गया। अब कैसे ड्रॉ करोगे? फिर से मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे है, अब अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूं तो x यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है, और ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो टाइम बढ़ रहा है। अब मैंने क्या बताया था आपसे, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है और स्टेशनरी है, मतलब फिक्स है, तो ना तो वो अपनी पोजीशन को आगे बढ़ाएगा ना पीछे लेके आएगा, वो तो यहीं के ही रह जाएगा, लेकिन टाइम लगातार बढ़ता जाएगा, टाइम नहीं घटेगा। वो पोजीशन ऑब्जेक्ट की वही है, लेकिन टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सोच के जवाब दीजिए, टाइम बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ने के लिए मुझे कैसे जाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ, तो हम गए ऊपर की तरफ। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब ध्यान दो, दोनों ही केस में याद कैसे रखना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस दो तरीके से आ सकता है, या तो आपको ग्राफ ही बना बनाया दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें से कौन सा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दो, कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का एक्सटी ग्राफ है वो कैसा होता है, तो जवाब है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ध्यान दो, ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल है, तो क्या जवाब लिखेंगे? एक्सटी ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट is always parallel to time axis। ये ध्यान रखना है, ठीक। आई थिंक फर्स्ट ग्राफ आपकी समझ में आ गया होगा, प्लीज ड्रॉ कीजिए इसे। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, तो जवाब है जब कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान दो ध्यान दो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान दीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बराबर बढ़ता जा रहा है। जरा इधर देखिए, इसके ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये रहा डिस्टेंस, ये रहा टाइम, ग्राफ ड्रॉ होगा हमेशा ऐसे। अब क्वेश्चन कि ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टेटमेंट को, तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम या फिर कांस्टेंट, कुछ भी ध्यान रख सकते हैं। इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब लगातार एक जैसी वेलोसिटी, ना घट रही है ना बढ़ रही है, और आपको उसका एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है। ये कौन सा ग्राफ है? पहला वाला एक्सटी ग्राफ। कैसे पता चले कि जो डेफिनेशन कह रही है, क्या मतलब कि भैया बराबर जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतना ही टाइम भी बढ़ता जा रहा है, कैसे पता चले? तो ये बेसिक फंडामेंटल है। किसी भी ग्राफ पे अगर आपको पता लगाना है तो पॉइंट्स बना दो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट बना दिए। अब ग्राफ से ध्यान दो, ये जो मेन ग्राफ है इससे आपको परपेंडिकुलर डालना है दोनों एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे भी, एक्स एक्सिस पे भी। अब ध्यान दो, इस टाइम पे ये कहां है? यहां। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट डालता हूं तो इस टाइम पे ये कहां है? इधर। फिर से देखो, तीसरा पॉइंट डालता हूं तो ये इधर। देखो इधर देखो, टाइम बढ़ा भाई, पहले टाइम यहां था, फिर यहां, फिर यहां। उसी टाइम के बढ़ने के साथ साथ उसकी पोजीशन भी बढ़ रही है। डेफिनेशन क्या कह रही है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा, या टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये बोल रहा है वो। अगर यहां टाइम बढ़ रहा है, ध्यान दो, इस वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो यहां टाइम बढ़ गया ना, इससे आगे आ गया, तो इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस भी तो बढ़ गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके साथ साथ वैसे वैसे उसका डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे हम बताते हैं कि ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। कौन सा ग्राफ है ये? एक्सटी। वहीं अगर मैं सेम क्वेश्चन बोलूं वीटी ग्राफ के लिए, और ध्यान दो एक्सटी ग्राफ में अगर एक्स यहां है और टी यहां है, ग्राफ तब भी ऐसे ही बनेगा।
ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ बढ़ रही हैं। जब साथ बढ़ रही हैं तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे t बढ़ेगा, या जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे जरा ध्यान दें, इस ग्राफ में जो दो वेरिएबल्स है वो कौन सा है, एक वेलोसिटी है एक टाइम है। तो इस वाले ग्राफ को बोलते हैं वीटी ग्राफ। क्या बोलते हैं इस ग्राफ को? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? क्या बोल रहा है वो, वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, एक जैसी, मतलब ना घट रही ना बढ़ रही। पॉइंट समझो, जब वेलोसिटी ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो हम ध्यान दो, ये वेलोसिटी है ये टाइम है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, नीचे आएंगे तो वेलोसिटी घटती जाएगी, और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, और पीछे आएंगे तो टाइम घटता जाएगा। क्या बताया था मैंने कि टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होता, टाइम हमेशा इंक्रीज होता जाता है। वहीं वेलोसिटी ये ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, तो ना तो हम ऊपर जा सकते ना हम नीचे आ सकते। मान लो ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, अगर ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, तो इस पॉइंट पे अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है, तो इसका मतलब है कि विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी इतनी ही रहेगी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर से समझो, वेलोसिटी ना तो घट रही है ना बढ़ रही है। जब ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो ना तो मैं ऊपर जा सकता ना नीचे आ सकता, लेकिन टाइम तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हम कैसे जाएंगे? आगे की तरफ। अब सोच के जवाब दो, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती तो ऊपर की तरफ, डिक्रीज हो रही होती तो नीचे की तरफ। वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट, ना इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज, तो ना ग्राफ में ऊपर जा सकते ना नीचे, लेकिन टाइम तो हमेशा इंक्रीज होता है, तो ग्राफ कैसे जाएगा? इस तरीके से। अब अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं, तो इस वाले ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? अगर कोई बोल दे कि वीटी ग्राफ खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे इसमें? ध्यान दो, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या लिखोगे? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सिंपल सी लाइन याद रखो, तो ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब इसी बारे में एक बार और बात करते हैं, लेकिन इस बार हमें v यहां दे दिया, t यहां दे दिया। अभी पीछे हमने xt ग्राफ ड्रॉ किया था इस तरीके से, हमें क्या करना है? टाइम एक्सिस के पैरेलल एक ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अगर ग्राफ v यहां t यहां, और हम ये बात जानते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, बोल दिया वीटी ग्राफ, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस ये इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो। इस बार v यहां दे दिया, t यहां दे दिया, फिर से बोला उसने किसका ग्राफ ड्रॉ करो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस ये रहा, तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच। सिंपल, समझ भी लिया ग्राफ किस तरीके से काम करता है, और ड्रॉ कैसे करना है, याद कैसे रखना है वो भी पता चल गया। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। अब आगे बात करते हैं। अब आता है आपका एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कुछ ग्राफ आपको ध्यान रखने, स्पेसिफिकली एक्सेलरेशन के केस में। एग्जांपल के तौर पे अगर मुझसे कह दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का xt ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ जाएगा ऐसे। आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो वो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो इसीलिए हम जब जानते हैं कि एक्सेलरेशन जब कोई होती है, तो टाइम के साथ साथ उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर होने लगता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता है। भाई सीधी सी बात है, स्पीड बढ़ा रहे हैं ना, तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। स्पीड बढ़ने का मतलब तो यही होता है। तो जब कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, तो इसका मतलब ये ग्राफ डिस्टेंस की तरफ ज्यादा मुड़ जाएगा और टाइम की तरफ थोड़ा कम, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, अगर हम बात करें वही वीटी ग्राफ की, सेम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है आपका एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ क्या बोलता है? ध्यान दो, अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की बात करूं, बेसिक डेफिनेशन, तो इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोल रहा है वो? ध्यान दो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन एक जैसी है, मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ती हुई वेलोसिटी। अब जब मैं बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कि हर 2 सेकंड में, एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि मान लो अगर मैं 1 सेकंड बाद अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर लेता हूं, समझो इस बात को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इसका ये नहीं होता कि स्पीड एक जैसी हो गई, ना ना ना, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इट मींस स्पीड लगातार एक जैसी इंक्रीज हो रही है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं हर 1 सेकंड में अपनी स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर लूंगा, तो 0 सेकंड में तो स्पीड 0 रही, लेकिन पहले सेकंड में कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, वही दूसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी? हर 1 सेकंड में कितनी इंक्रीज कर रहा हूं? 2, तो दूसरे सेकंड में हो जाएगी 4, तीसरे सेकंड में 6, चौथे सेकंड में 8,
हर एक सेकंड में आई एम इंक्रीजिंग द स्पीड, लगातार स्पीड बढ़ाता जा रहा हूं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक जैसी स्पीड को लगातार इंक्रीज करते चले जाना। हर सेकंड में कितनी हो रही है? 2, फिर अगली बार 4, फिर अगली बार 6, तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट में कि पहले 2 बढ़ी, फिर 4 बढ़ी, फिर 6 बढ़ी, फिर 8 बढ़ी, लगातार इस तरीके से इंक्रीज होती चली गई। इसलिए हम इसको बोलते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब देखो 1 1 1 टाइम बिल्कुल बराबर बराबर चल रहा है और वेलोसिटी भी बराबर बराबर इंक्रीज हो रही है। तो जब दोनों चीज बराबर बराबर चल रही हैं तो हम जानते हैं जब इक्वल वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ होगा? मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है ना, और अभी समझाया था मैंने पॉइंट बना के कि कैसे टाइम के साथ साथ वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। तो दैट व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगर सेम ग्राफ हमसे बोल दे 80 ग्राफ ड्रॉ करो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब यूनिफॉर्म लग गया तो इसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, ना तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है ना घट रही है, और जब एक्सेलरेशन ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक जैसी है। तो अगर मैं बात करूं 80 ग्राफ की, तो ऊपर की तरफ जाऊंगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, नीचे की तरफ आऊंगा तो एक्सेलरेशन घटेगी। ना तो ये ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ये कैसे जाएगा? सीधा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले हम 2 बार इस तरह से ट्राई कर चुके हैं। क्लियर है? अच्छे से ड्रॉ कीजिए जरा इसको। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिटार्डेशन, और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मतलब अब जो हम वेलोसिटी हैं उसको लगातार एक जैसी वेलोसिटी को घटा रहे हैं, तो जो xt ग्राफ बनेगा वो होगा ऐसे। वहीं vt ग्राफ, क्योंकि अब वेलोसिटी घट रही है ना लगातार, तो ग्राफ आएगा, ध्यान दो, ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ रही है, नीचे आएंगे तो वेलोसिटी घट रही है, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घट रही है। ठीक। और अगर मैं AT ग्राफ की बात करूं, अब क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है हमारा? नेगेटिव। फिर से ध्यान दो, एक्सेलरेशन कैसा है हमारा? नेगेटिव। तो ध्यान दो, हम निगेटिव एक्सिस में जाएंगे। यह है आपका टाइम एक्सिस, वो तो बढ़ ही रहा है लगातार, लेकिन एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है ना, तो इसलिए इसको यहां बोल दो, इस पॉइंट पे ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई थिंक समझ आ गया होगा। इजी है ना भाई? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इज एग्जैक्टली लाइक एक्सेलरेशन, बस उसमें क्या है? एक में वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें वेलोसिटी घटती जा रही है। जब इसमें वेलोसिटी घट रही है तो xt ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? बजाय वो बढ़ रही थी तो ऊपर की तरफ जा रहा था, ये घट रही है तो नीचे की तरफ टर्न हो गया। दूसरा, अगर मैं vt की बात करूं तो vt ग्राफ की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम vt ग्राफ की बात कर रहे हैं तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब ध्यान दो, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज, और नीचे की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं, टाइम लगातार बढ़ता जाता है, इसलिए हम टाइम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। समझ में आ गई? वहीं इसकी बात करूं तो बस इतना फर्क है, उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी इसलिए ए पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया था, और इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ए नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया। लेकिन क्योंकि यहां भी यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तो ना तो हम बढ़ा सकते ना घटा सकते, एक एक्सेलरेशन लिया, टाइम एक्सिस के पैरेलल कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, अब जरा ध्यान दीजिए। अभी तो बेसिक पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हमारे यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं जिस पे पहला चैप्टर डिपेंड करता है कंप्लीटली। एक तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दूसरा स्पीड या वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। उसके अकॉर्डिंग उसके अलॉन्ग ही आपका ये पूरा चैप्टर इर्द बुना गया है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स ऑन ग्राफ। बेसिक फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो एक सिंपल मेथड आपको ध्यान रखना है ग्राफ के अंदर जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कि अगर ग्राफ में, ध्यान दो, प्लस माइनस तो सिंपल चलता है जैसे नॉर्मल चलता है, लेकिन जैसे ही हम ग्राफ में आते हैं और ग्राफ में मल्टीप्लाई करना पड़े, फिर से ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, क्या बोला मैंने? अगर हमें ग्राफ में 2 एक्सिस का मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम हमेशा एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। समझाऊंगा इसे भी। और सेम अगर हमें 2 एक्सिस का डिवाइड करना पड़े तो हम निकालेंगे स्लोप। अब ध्यान दो, एरिया तो शेप के ऊपर डिपेंड करता है ना? एरिया डिपेंड करता है भाई, रेक्टेंगल बना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी अगर ट्रायंगल बना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल बना तो लेंथ इंटू ब्रेथ। वो डिपेंड करता है कि एरिया कैसा है, शेप कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। वहीं स्लोप के कुछ फॉर्मूले फिक्स हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो स्लोप का एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ी तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा भी होता है। इसके अलावा एक और होता है dy बाई dx, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपके सिलेबस से आउट है। लेकिन और एक सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो, y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? ऊपर वाली y एक्सिस को नीचे वाली x एक्सिस से डिवाइड कर दो तो आप स्लोप निकाल सकते हो। इसके ऊपर बात करेंगे जब न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे तो वी विल नो दैट बेटर, उसको और अच्छे से समझ पाएंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे जरा ध्यान दीजिए, ठीक, यहां पे ये ले गया 4, ये ले गया 2, और ये है आपका वेलोसिटी और ये है आपका टाइम। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्वेश्चन क्या है? डिस्प्लेसमेंट बताइए, एक्स की वैल्यू निकालिए। अब वेलोसिटी भी दी है, टाइम भी दिया है। पहले खुद से एक बार ट्राई कीजिए कि कैसे, अगर मतलब आप ये करते कि वेलोसिटी आपको लिख रही है कि 4 दे दी, टाइम इस पॉइंट पे आपको 2 दे दिया, तो आप कैसे निकालते? पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ग्राफ में लिखे हुए टर्मिनोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ओके, हाँ जी, तो शुरू करें। अब ध्यान दो, जनरली दिमाग क्या आता है कि अगर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। जहां वेलोसिटी दी है हमें 4, टाइम दिया है हमें 2, 4 दूनी 8, ये निकाल दिया हमने, जो कि एक रॉन्ग आंसर है, सही नहीं है, गलत हो गया अगर आपने ऐसे किया है तो। क्यों? अब जरा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, ये ग्राफ है, एक वेलोसिटी एक्सिस दी है, एक टाइम एक्सिस दिया है, और हमसे कहा है कि क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और मैंने क्या बताया था कि अगर ग्राफ में दो एक्सिस की मल्टीप्लाई करनी पड़े तो तुम्हें ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। एक्स निकालने के लिए हमें वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो दे रखा है वेलोसिटी एक्सिस और टाइम एक्सिस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके किसकी वैल्यू निकलेगी? एक्स की। और मैंने क्या बताया था, अगर मल्टीप्लाई करनी पड़े तो क्या निकालना है? एरिया। तो लिख दो बेटे, एरिया अंडर द ग्राफ। ये था इसका आंसर। अब जरा ध्यान से देखें कि ये पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग क्यों है, व्हाई इट इज रॉन्ग। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था कि अगर दो एक्सिस की मल्टीप्लाई करनी पड़े तो क्या निकालना पड़ेगा? एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ कहां है? ये रहा ग्राफ की लाइन, इसके अंडर जितना भी एरिया आ रहा है ये सब इसका एरिया निकालना है। दिखने में क्या दिख रहा है? ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल, ठीक। तो बेटे एक्स, और यहां पे लिख दो फिर से, x इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है हमारा? 2, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है हमारी? 4, और लिख दिया 2 से 2 काट दिया, x की वैल्यू कितनी आई? 4 मीटर। और ये है इस क्वेश्चन का सही आंसर। और वहां मल्टीपल चॉइस में आपको दोनों मिलेंगे, 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा। अब वहां पे आंसर है, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ग्राफ के, तो ग्राफ के न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है। उसमें आप दो टर्म को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब 4 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अगर 8 लिख दिया तो नंबर 0। समझ आ गई बात? अभी इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स भी हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले ये इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं गलत वाला पोर्शन इसको रब कर देता हूं और बाकी सब आप नोट कीजिए अच्छे से, उसके बाद आगे चलते हैं। ध्यान दो, पहले भी बोल चुका हूं, जब डिवाइड कर रहे हैं, स्लोप अगर दे रखी है किसी चीज की, हमें क्या दे रखी है? स्लोप अगर दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है? ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये सब क्या है? ये है रेशो। ये क्या है? रेशो। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं और आप मुझे जवाब दीजिए। द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स द value of option A acceleration, B velocity, C displacement, या D retardation। कीजिए कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर जवाब लिखते हैं। ट्राई किया? कैसे करेंगे? ध्यान दो, क्या बोला उसने? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। मैंने क्या बताया था? जहां कहीं भी स्लोप दे, स्लोप का मतलब क्या होता है? रेशो। तो उसने कहा स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, तो सीधी सी बात है एक्स अपॉन टी की बात कर रहा है। एक्स क्या है? तो जवाब है डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है बेटे? टाइम। मैंने कहा था ना, जहां स्लोप आ जाए इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? रेशो की। अब जब वो एक्सटी ग्राफ की बात कर रहा है तो हम सीधी सी बात है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट स्लोप तो इट इज टॉकिंग अबाउट द रेशो। रेशो के बारे में बात कर रहा है, किसके? तो ग्राफ में दो एक्सिस है, वो वैल्यू किसकी है? एक्सटी की। तो सीधी बात है, किसका रेशो दिया? एक्सटी का। और मैं जानता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है? सिंपली वेलोसिटी। तो टिक ऑन। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी वो क्वेश्चन के अंदर स्लोप देगा आपको, तो स्लोप का मतलब क्या है?
स्लोप का मतलब है दो एक्सिस की डिवाइड, चाहे वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस से, चाहे डी वाई बाई डी एक्स। इसका फॉर्मूला भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, डिपेंड अपॉन ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं, डिफरेंशिएशन हम जानते हैं या नहीं, ये भी रेशो ही है। तो हमेशा जब भी स्लोप देगा वो दो एक्सिस का रेशो देगा आपको। समझ में आ गई? अब यहां जो दो एक्सिस हैं वो कौन कौन से, एक एक्स और एक टी। तो सीधी सी बात है, जब उसने बोला कि स्लोप ऑफ एक्स टी, इसका मतलब एक्स टी का क्या दिया उसने, रेशो। स्लोप दिया है एक्स टी ग्राफ का, वो किसकी वैल्यू देगा, तो एक्स को जैसे एक टी से डिवाइड किया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एंड दैट कुड बी द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। अब आपको ये वीटी ग्राफ दिया ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो, और द टास्क इज फाइंड एक्स। निकालिए, एक बार खुद से कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, और हमें वेलोसिटी दी है और टाइम दिया है, ठीक है। और मैं कई बार बता चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। और ग्राफ में जब दो एक्सिस की मल्टीप्लाई करनी है तो हमें क्या निकालना है, तो जवाब है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नया नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकलेगा, तो एक ग्राफ ये रहा, इसके अंदर ये एरिया आ रहा है, ठीक। एक ग्राफ ये रहा, ये वाला, इसके अंदर कौन सा एरिया आ रहा है। एक ग्राफ ये रहा, ये वाला, इसके अंदर कौन सा एरिया आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रखते हैं, इसके अंदर आ रहा है ये एरिया। निकालना स्टार्ट करें, पहले वाले को पकड़ लो, A1, चलिए इसको बोल दें A1, इसको बोल दो A2, और इसको बोल दो A3, ठीक। पहले A1 निकाल दें, क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, कितना है, यहां से यहां तक कितना बेस है, 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है बेटे, यहां से यहां तक हाइट है 4, 2 से 2 कटा, तो A1 की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब जरा दूसरे वाले को पकड़ लो, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, जरा ध्यान से देखें, ये वाला, ठीक। अब जरा A2 की वैल्यू निकालते हैं, तो A2 कितना आएगा, ये भी एक ट्राइंगल है, इसका फॉर्मूला भी हाफ इंटू बेस, 2 से 3 तक, ये डिस्टेंस कितना रह गया, 1 इंटू हाइट, ये हाइट कितनी है, देखो कितनी दे रखी है, 2, तो बेटे 2 से 2 कैंसिल, A2 की वैल्यू कितनी रह गई, 1। अब जरा इसके बारे में बात कर लें, ये भी तो सिंपल है, A3 इक्वल टू, ये भी एक ट्राइंगल है, और इसका फॉर्मूला भी हाफ इंटू बेस, 3 से 4 तक के डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस है, 1 इंटू हाइट, और यहां से यहां तक इसकी जो हाइट है ये भी कितनी है, 2, तो 2 से 2 कट गया, A3 की वैल्यू भी कितना आई, 1। अब एरिया अंडर द ग्राफ कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, भाई इसका एरिया इसका सबका जोड़ दो, सिंपल। A1 की वैल्यू कितनी आई, A1 की 4 प्लस A2 की 1 प्लस 1, आंसर आया इसका 6। ये निकल गई आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। आई थिंक समझ आ गया होगा क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल चीजें याद रखनी है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस आपको नॉर्मल से थोड़े से एडवांस और कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं पेपर में। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। रब कर दें, क्या क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द फॉलोइंग ग्राफ। आपको इसकी पोजीशन पता लगानी है। कैसे करेंगे, किया, कैसे करेंगे, पोजीशन निकालनी है। पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, व्हाटएवर यू वांट टू से। पोजीशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v इनटू टी। और जब ग्राफ में दो एक्सिस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ के अंदर का एरिया, सारा नहीं, ग्राफ कहां है, यहां से यहां तक, इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो कितना है, ये रहा। बहुत अच्छे, अब बात करते हैं ये क्या है दिखने में, तो इट्स रेक्टेंगल। अब जरा सोच के बाद, ये 1 है, ये 6 है, तो ये कितना हो गया, 5 टोटल, और यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो गई, 4। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहां से यहां तक 5 डिस्टेंस है, तो 5 इंटू ब्रेथ कितनी हो गई, 4 4 5 4 जा 20 मीटर, सिंपली x। आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अब आप ग्राफ के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको आपकी कॉपी में दिखाई देगी। ओके।